जो मेरी छत्तीसगढ़ माता है, उनकी सेवा के लिए मैदान में उतरेगा। जो छत्तीसगढ़ महाकाली से प्यार करता है वो छत्तीसगढ़िया है, सबने बढ़िया। पहले सर्वसम्मति से ये कानून तो पारित हो कि छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था 100%, 95% आरक्षण तो लागू होना ही चाहिए और डे वन। एक हाथ से आप 2500 दे रहे हो और दूसरे हाथ से ये कालाबाजारी करके उसका बिजली बिल बढ़वा के आप पूरा ले भी रहे हैं। पहली बार अगर किसी सरकार ने किसानों का धान खरीदा तो वो जोगी सरकार थी। वे तो मांगते भी नहीं है, यहां बैठ के बस स्टेटमेंट देना। हमारे साथ बड़ा प्रियंका जी आती है कि केंद्र की सारी नीतियां गलत है, छत्तीसगढ़ के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। पर जब खुद मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, उप मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, तो बोलती बंद क्यों हो जाती है, मुंह में साइलेंसर क्यों लग जाता है? अगर आप बीमार हैं तो आपको केवल अपने जिला मुख्यालय तक जाना है, उसके आगे कोई रेफरल नहीं। जो भी इलाज है हम वहां का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली जो कमान है वो इनके पिता स्वर्गीय अजीत जोगी जी को सौंपी गई थी। और अजीत जोगी जी के प्रशासनिक क्षमता के सभी कारक हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक क्षेत्र से भी आते थे। पर एक बात जो कि आज चर्चा यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की हो रही है, तो एक बात जो मैंने महसूस किया है, जो पढ़ा है और देखा है, कि उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चिकित्सकीय अनुदान थे वो बहुत तेजी से लोगों तक, खासकर गरीब तबकों तक पहुंचाए जाते थे और लोगों को बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता था। तो और साथ ही छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद उसकी विकास की कई योजनाएं भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई, जो आज छत्तीसगढ़ का विकास अंधारा जारी है। तो मुझे अचानक जोगी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, पर एक लाइन मुझे उनके लिए कहने का मन हो रहा है कि किसी को भी उनके कद का गुमान न था, किसी को भी उनके कद का गुमान न था, वो आसमान था मगर सर झुकाए बैठा। तो आदरणीय अजीत जोगी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं उनके स्वागत के लिए मनीष सोनी जी सबको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और उनका सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। अमित जी का बहुत बहुत स्वागत है तीरंदाज समिति, तीरंदाज परिवार की ओर से। और जोगी जी, अमित जी कोई नया नाम नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, तो बहुत जाना पहचाना नाम है। और जिस तेजी से अभी सक्रियता दिख रही है अमित जी की, वो निश्चित ही कुछ अच्छे नतीजे देने वाली साबित होगी। एक वक्त था छत्तीसगढ़ में जब अमूमन किसी चीज के 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ही ध्रुव थे। आदरणीय अजीत जोगी जी जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ही ध्रुव कहे जाते थे। समय बदला, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, काल परिस्थितियों के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। उसी बदलाव की कड़ी में आज अमित जी जो है, आप अजीत जोगी जी द्वारा बनाई गई पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के पास भी होंगे, तो इनके जवाब जोगी जी से उम्मीद करेंगे कि बड़ी ईमानदारी से, और चूंकि निर्भीकता तो ऑलरेडी है उनके अंदर, तो उसको कहना बेकार है, तो आप लोग तक पहुंच पाएंगे। जोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि एक लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में जो आपकी पार्टी है वो इतनी सक्रियता के साथ नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में आप कितना प्लस करने वाले हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी समय हो गया हम लोग इसको लगा रहे के लिए हम लोग जानते हैं वाइड सब लगा 2018 में चुनाव हुए, बहुत कम समय संसाधन भी कम थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली मान्यता प्राप्त क्या पूछे क्या बोले मेरे
पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी स्थापित करके जब आके पूछ लो तो क्या बोलना अब चाहते उसके बाद 2 साल आप बाहर हो मालूम है कोरोना काल चला, लॉकडाउन चला, उसी दौरान मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके तत्काल पश्चात मेरी माँ, उनके पेट में बड़ा सा ट्यूमर मिला, 2 साल उसका इलाज कराते रहे। और तो इस प्रकार से ज्यादा कर दिया। कई पारिवारिक संकट आते रहे और पिछले अगर हम 2-2.5 साल की बात करें तो उसमें 11 महीने में अस्पताल में था, अलग अलग कारणों से, कभी माँ के कारण, कभी बेटे के कारण। ईश्वर की कृपा है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि शीशे का बदन था, पहाड़ों का सफर था, वापस आ गई है आपकी दुआओं का असर। जो भी परिवार है उसे हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत प्यार किया है, यही हमारी एक पूंजी है, ताकत है। मम्मी स्वस्थ हो गए, उन्होंने मुझको बुलाया, बोला कि तुमने मेरी बहुत सेवा कर ली, पर मैं तुम्हारी इकलौती माँ नहीं हूं, तुम्हारी 2 माँ है और अभी तुम्हारी दूसरी माँ को तुम्हारी जरूरत है, छत्तीसगढ़ महतारी को। तो उनकी अनुमति से अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूं, वे स्वस्थ हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। बोला कि एक लंबे अंतराल पर इस बीच कई मुद्दे आए। दंतेवाड़ा में जो आदिवासियों की आराध्य देवी है चित्तौड़ में देवी, उनका जो पर्वत है जिसे नंदराज पर्वत बोलते हैं, उसको डिपॉजिट क्रमांक 13 करके सरकार ने नीलाम करने का निर्णय ले लिया। किसने विरोध किया? न कांग्रेस का, भाजपा, हम लोग गए, उन्होंने विरोध किया। हसदेव में जब वहां जहां कांग्रेस के सर्वोच्च नेता गए थे और बोले थे कि हम यहाँ खदान बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, वहां एक नहीं 5-5 खजाने खोल दिए। तब किसने विधानसभा के अंदर भी हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, संकल्प लेके आए कि हसदेव को हर कीमत में हमें बचाना है। कोरोना काल में जब सरकार ने पता नहीं कैसे, जब कोरोना फर्क नहीं करता अमीरों और गरीबों के बीच, तो उस समय सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, हम तो केवल जो बीपीएल वाले हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे, बाकी लोगों को नहीं। तो उसके खिलाफ भी मैं हाईकोर्ट गया। तो समय समय पर, अभी हाल फिलहाल ही जो मेरे पिताजी के कार्यकाल में बस्तर में नगरनार में 30,000 करोड़ रुपए का एनएमडीसी ने इस्पात संयंत्र तैयार किया। 2001 का वो अनुबंध है। उस अनुबंध में साफ साफ लिखा है कि स्टील प्लांट जो है एनएमडीसी बनाएगी और जमीन जो है जिस पर वो स्टील प्लांट बनेगा वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। ये हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र था। जब हम एनएमडीसी के विनिवेश की बात करते हैं कि अब इसका निजीकरण होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास ये एक वैधानिक आधार था उस विनिवेश को, निजीकरण को रोकने के लिए कि भाई जमीन जो है वो तो हमारी है। अब स्टील प्लांट जो ऊपर बना है उसको भेज दीजिए, पर जमीन तो हमारी है। अभी दिसंबर में वहां पेशा का कानून लागू है। जमीन अगर जनता की है और उसको किसी को देना है, बेचना है, तो वहां ग्राम सभा होनी चाहिए, वहां के लोगों को सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी दिसंबर में इन्होंने जमीन एनएमडीसी को दे दी। तो ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है, 15 साल हमने बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा। दोनों दलों का जो फितरत है एक ही, छत्तीसगढ़ को कैसे लूटना। आज तक जो मेरे पिताजी कहते थे कि छत्तीसगढ़ की धरती हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अमीर धरती है। यहां क्या नहीं है? देश का 85% कोयला, सीमेंट, बॉक्साइट, सोना है, हीरा है। 28% यहाँ का
पूरे भारत का जंगल हमारे यहाँ है। तो सबसे अमीर धरती छत्तीसगढ़ है, उसमें सबसे ज्यादा अति गरीबी में, मतलब 25 रुपीज पर डे पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं 40%, 100 में से आज भी 40% लोग अति गरीबी में रहे। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, तो जो उन्होंने पार्टी बनाई, हमारी लड़ाई ना तो कांग्रेस से है, कांग्रेस मेरा परिवार रहा है, ना हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी से है। गरीबी को कैसे खत्म करना है। और मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां से बुद्धिजीवी भी बैठे हैं। आप तेलंगाना राज्य को देखिए, 2014 में बना, पर कैपिटल इनकम क्या थी? 90,000। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आए यहां पर भी 90,000 थी। 23 साल में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,17,000 करोड़ हुई है, मतलब 27,000 करोड़ बढ़ी है। और तेलंगाना 9 साल हुए हैं, 90,000 से 3.5 लाख, मतलब 3 गुना आगे वो और बढ़े। फर्क क्या रहा कि यहां पर नेशनल पार्टीज की सरकार रही, राष्ट्रीय दलों की, और वहां एक क्षेत्रीय दल। जितने भी क्षेत्रीय दल के स्टेट्स हैं उनका आप जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर करेंगे, जो नेशनल पार्टीज के द्वारा संचालित स्टेट्स हैं उनसे, तो 7.5 गुना ज्यादा उनकी ग्रोथ रेट अधिक है। तो इसी भावना के साथ, किसी का विरोध करने के लिए, केवल और केवल गरीबी खत्म करने के लिए जोगी जी ने अपने जीवन के अंतिम जो समय था उसमें इस एक नई पार्टी का गठन किया। ये तो देखिए कोई ज्योतिषी सुकून ही मैं कि कुछ बता सकूं इस संबंध में, पर हम लोग पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे, एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी हमसे, गठबंधन हम लोगों ने कर लिया। और मेरे पिताजी का, उन्होंने अपनी किताब जो आत्मकथा लिखी है सपनों के सौदागर, उसमें लिखा भी है कि वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के बीच में कभी कोई गठबंधन या समझौता स्थायी रूप से नहीं हो सकता। और इसको उन्होंने एक बड़ी भूल भी मानी। तो इस बार हम कोई वो नहीं करने वाले, राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन बातचीत। 90 क्षेत्र हैं, हम लोग 90 क्षेत्रों में लोगों के बीच जा रहे हैं। मुझे फ्रेंकली, क्योंकि घर परिवार में बैठा हूं, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था जब इतने लंबे समय के बाद मम्मी ने बोला कि ठीक है जाओ लोगों से मिलो। तो मुझे ये मन में हमेशा संदेह रहता था, डर रहता था कि जितना प्यार लोग पापा को करते, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, उनके साथ हंसते थे, रोते थे, सब मतलब एक उनका अलग कनेक्ट था। तो मुझे लगा कि क्या वो मतलब मुझको मिल पाएगा, पर मुझे संतोष है। 29 अगस्त को हम लोगों ने पाटन में जाके अपनी जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत करी। शंखनाद वहीं से किया था। मेरे पिताजी ने 2016 में जब शंखनाद किया था तो वो ठाटापुर में, ठाटापुर डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र था, तब वो मुख्यमंत्री थे। अभी जो मुख्यमंत्री है उनका क्षेत्र पाटन है, वहां मैं गया। और जो प्यार लोग पापा को करते थे वही प्यार मुझे उनके बेटे के लिए, मेरे लिए भी देखने को मिला। इससे मैं अभी आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं, आपको क्या लगता है कि आप दोनों दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती साबित की है? हम तो देखिए मुद्दों पर लड़ रहे हैं और मुझे बड़ी प्रशंसा हुई जब कंटिन्यू डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आपको कभी कभार आपको बोला 10 सेकंड के जो आपने टॉपिक रखा है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज। अभी हम लोग चुनावी समर में, हेलो, कोई भी चैनल इन मुद्दों पर बात नहीं करता। मैंने भी जो मुद्दे रखे हैं जनता के सामने, कई चुनाव के पहले स्वाभाविक राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं,
और जैसा कि मैं कहता हूँ जब सत्ता में आ जाते हैं तो आपने गजनी पिक्चर देखी होगी, उसमें आमिर खान का किरदार है, उसको हर 15 मिनट में भूलने की बीमारी होती है। वही बीमारी जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है उसको हो जाती है। घोषणा करते हैं 15 मिनट बाद भूल जाते हैं। शराबबंदी की घोषणा करी, भूल गए। 1500 पेंशन गरीबों को देने की बात कही, भूल गए। मुफ्त इलाज की बात करी, भूल गए। तो मैंने ये घोषणा पत्र, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, जनता का भी विश्वास नहीं। एक वकील हूं मैं पेशे से, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट भर के मैं जनता को दे रहा हूं कि हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, एक ऐसी सरकार जिसका आलाकमान दिल्ली में नहीं, नागपुर में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ जो सामने सब बैठे हैं वो हो। ऐसी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो ये 10 कदम मैं लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। और अगर नहीं कर पाए तो एफिडेविट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, आप मुझको कोर्ट में ले जाइए, मेरे खिलाफ मुकदमा करिए, 2 साल की मुझको सजा भी हो सकती है झूठा एफिडेविट देने के लिए। तो मुझमें यकीन है कि मेरी रगों में जो है स्वर्गीय अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है। मेरी जिंदगी चली जाएगी लेकिन जुबान नहीं चलेगी। जी आपने घोषणा पत्र को लेकर बात की, मैंने मीडिया में आपका स्टेटमेंट भी पढ़ा। आपका कहना था कि हमारा घोषणा पूरी नहीं करते तो मुझे सूली पे चढ़ा। बताइए किस कानून में ऐसा प्रावधान है कि आपको सूली पे चढ़ाए? एक बात। ठीक है। दूसरी बात, आपने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए दे परिवार। आपकी जो घोषणा है, पिछला आपका जो घोषणा पत्र था और अभी का जो घोषणा पत्र आपने डिक्लेयर किया है, उसमें बहुत सारी चीजें अनरियलिस्टिक है। जैसे 4 लाख जैसा एक कॉन्सेप्ट स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने दिया था। इसके अलावा आप गरीबी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपका कहना है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जबकि भूपेश बघेल जी के आप बड़े बड़े होर्डिंग देखेंगे जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट किया है कि 54 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया। उस रिपोर्ट में सिर्फ एक जिला ऐसा है, दैट इज बीजापुर, जिसके बारे में कहा गया कि वो उसमें गरीबी बढ़ी है, बाकी जिलों में गरीबी कम हुई है। और आपने बोला भूलने की बीमारी, तो भूलने की बीमारी हर राजनेता को होती है यदि वो सत्ता में आ जाता है, तो उसको पहले कुछ और दिखता है, बाद में कुछ और दिखता है। इसलिए ये बोलना भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लॉजिकल है। आपने बिल्कुल सही तीर चलाया है और उसका जवाब हो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिए तो सिलसिलेवार मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि बड़ी अनरियलिस्टिक बात है 5 लाख रुपया हर परिवार को देना। ये कोई पहली बार तो देश में नहीं होता। आंध्रा में योजना चलाई जाती है, तेलंगाना में अभी रियोट बंधु के अंतर्गत वहां पे भी योजना चल रही, वहां की सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। मैं तो 5 लाख की बात कर रहा हूं। जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब राज्य सरकार का बजट था 4000 करोड़। अभी वो, अगर हम मेन बजट को देखते हैं, सप्लीमेंट्री देखते हैं और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं, उनको देखते हैं तो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ सरकार का सालाना बजट है। अगर हम जो गरीब परिवार, भाई 5 लाख रुपए अनुदान के लिए कौन आवेदन करेगा? कोई अमीर व्यक्ति तो नहीं करने वाला, जो गरीब है, डिजर्विंग है, वही करेगा। ऐसे जो नीड ओरिएंटेड फैमिलीज है, 20 लाख फैमिलीज हम मान रहे हैं। वो अगर आप नीति आयोग का डेटा देखेंगे, स्वामीनाथन का मिशन का डेटा देखेंगे तो वो करीब 16 लाख है, पर चलिए हम कहते हैं पड़ गए 20 लाख। 20 लाख लोगों को आप 5 लाख दे दिए एक एक परिवार को, तो कितना आपका एक्सपेंडिचर है? 1 लाख करोड़। जब आपका ईयरली बजट 1,60,000 70,000 करोड़, तो क्या हम 5 साल में इतना भी उनको नहीं दे सकते? और ये केवल एक जो बोलते रेवड़ी वाली बात नहीं, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन आवर पीपल। एक मौका तो भगवान भी देता है लोगों को अपनी जिंदगी संवारने का।
23 साल हो गए हमारे राज्य को बने, जब इतना हमारा रिच स्टेट है, केवल मिनरल से हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो क्यों नहीं हो सकता? और ये होगा 5 years 20 लाख फैमिलीज, मतलब आपका 5 सालों का बजट अगर मैं बोलूंगा तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक जाए। अब उसमें आप क्या 10% नहीं कर सकते? रही उसमें दूसरी बात, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे उन्होंने पेंशन देना चालू किया 2001 में 350 रुपए, अभी 2023 चल रहा है, गरीबों को वही 350 मिल रहा है। क्या 350 रुपये में आप इमेजिन करिए महीने भर में सर्वाइव कर सकता है, फैमिली सर्वाइव कर सकती है? जब और राज्यों ने बढ़ा दिया, मध्य प्रदेश में 1500, उड़ीसा में लगभग अलग अलग स्लैब्स हैं 4000 तक देते हैं, आंध्र प्रदेश में 7000 तक दे रहे हैं, तेलंगाना में 3000 दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या अन्याय किया है? वही 350 3000 रुपया। तो इवन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट इज योर बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आदमी को गरीबी से थोड़ा सा भी ऊपर रखना है, उसको माल न्यूट्रिशन से बचाना है, तो ही मस्ट हैव 100 रुपीज एवरी डे। तो क्या कितना मिनिमम भी हम लोग नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए? और ये शराबबंदी की बात दोनों पार्टियां कर रही हैं। शराब बेचकर आप कितना कमा रहे हैं? 6000 से 7000 करोड़ रुपए। आपने अमूल डेयरी का नाम सुना होगा। अमूल डेयरी गुजरात की है, वहां की एक कोऑपरेटिव है। क्या भी बनाती है? दूध, दही, मक्खन, लस्सी, छाछ, पनीर, चीज, यहां तक कि चॉकलेट भी। वो कितना कमा के दे रही है अपने राज्य को? 35,000 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दारू की जितनी दुकानें हैं बंद होंगी, उसकी जगह दूध की हम दुकान खोलेंगे। अगर गुजरात में डेयरी रेवोल्यूशन आ सकता है, दुग्ध क्रांति हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाकी जो दो पार्टियां हैं वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो उनको कमीशन दिखता है, विजन और मिशन नहीं दिखता। मेरे लिए विजन जरूरी है, मिशन जरूरी है। अमित जी, आपने जो 5 लाख करोड़ की बात की, अभी आप 5 लाख की बात की, आपने बोला उसको 5 साल में। भूपेश बघेल जी जो किसानों को दे रहे हैं, जब इनकी सरकार बनी तब प्रदेश में 18 लाख पंजीकृत किसान थे, जो बढ़ के 22 लाख हो गए, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं। यदि माना जाए कि प्रदेश में औसत किसान के पास 10 एकड़ औसत जमीन उस पर 10 एकड़ है, तो ऑलरेडी वो साल का 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, जो 5 साल में उसको 10 लाख रुपए हो गया। तो इंटरप्रिटेशन की बात की, आपने उसका इंटरप्रिटेशन उस रूप में किया कि वो 5 लाख रुपए आप। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो धान खरीदी का हम लोग समर्थन मूल्य नहीं देंगे, पर अगर आप पूरे देश में भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी सरकार ने किसानों का धान खरीदा तो वो जोगी सरकार थी। धान खरीदी कैसे होती है, क्यों होती है, उसका क्या आधार होना चाहिए? तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपया नहीं दिया था, उल्टा जब मांगने गए तो पूरी कैबिनेट को, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी है, सबको जेल में बैठा दिया, थाने में बैठा दिया। तो हम लोगों ने लोन लिया, पर ये करके दिखाएं कि वेयर देयर इज अ विजन देयर इज अ वे। अगर हमारा कोई सपना है तो एक उस सपने को साकार करने का ब्लूप्रिंट भी है। अभी जो वो 2500 रुपया दे रहे हैं, मैं खुले मन से कहता हूं एक अच्छा काम जो सरकार कर रही है, 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य किसानों को दे रही है। 4 किस्तों में दे रही है, ये बात अलग है। एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से आज आप देखिए पॉलिसीज कैसे चेंज होती है। सोसाइटीज है, जितना भी स्टेट का कोटा रहता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, बीज का, उसमें ये पॉलिसी थी पहले कि 70% जो है वो सोसाइटीज के थ्रू किसानों को दिया जाएगा और 30%
जो लाइसेंसी वेंडर्स हैं उनके थ्रू दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, ठीक उसको उल्टा कर दिया। 30% अब सोसाइटी को मिलता है, 70% बाजार। अब बाजार में कोई रेगुलेशन नहीं। 200 रुपये का यूरिया आज के किसानों को मजबूरी में, क्योंकि सोसाइटी में नहीं मिल रहा, 600 रुपया में खरीदना पड़ रहा। इन्होंने कहा कि किसान का बिजली बिल हम हाफ कर देंगे। आप जो किसानों को बिजली बिल मिल रहा है उसका देखिएगा कॉस्ट क्या है, 5.5 रुपया प्रति यूनिट ले रहे हैं। जो हॉर्स पावर के हिसाब से फिक्स चार्ज है, सरचार्ज है, वो अलग, पर प्रति यूनिट जो किसान है वो दे रहा है 5.5 रुपये। और जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनसे कितना ले रहे हैं, 3 रुपया। ये कौन सा आप सरकार चला रहे? तो एक हाथ से आप 2500 दे रहे हो और दूसरे हाथ से ये काला बाजारी करके उसका बिजली बिल बढ़वा के आप पूरा ले भी रहे हो। तो जो 550 रुपया किसानों को 2001 में देना शुरू किया था, उसका मैंने सीधे सीधे किया कि इसकी परचेजिंग पावर क्या है। 550 रुपये में किसान क्या क्या खरीद सकता था उस समय, और अब उसको वो सब चीजें खरीदने के लिए कितना लगेगा, तो एक बड़ा रियलिस्टिक फिगर है 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज वो कोई खैरात नहीं है। दैट इज व्हाट हमारा किसान डिजर्व्स, और वो हम उसको दें। जैसा कि आपने कहा कि 4,000 रुपये किसान को मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का। जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, यदि मैं कहूँ कि इस प्रदेश में धान की राजनीति की शुरुआत करने वाले अजीत जोगी थे, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर FCI धान की खरीदी करती थी मंडियों में। जोगी जी ने इस बात को इशू बनाया, जो आपने बताया, जो घटनाक्रम सबको मालूम है दिल्ली वाला। इसके बाद तब भी अजीत जोगी जी का ये कहना था कि पैडी एंड पॉवर्टी साथ साथ चलती। वो कुछ उन देशों का उदाहरण देते थे जहां जहां गरीबी है, लेकिन इस सरकार ने इस पूरे जो मुहावरा है या जो ये सुक्ति है, इसको बदल के रख दिया। पैडी इज इक्वल टू पॉवर्टी, इसको आपको वाइडर कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ये चीज बहुत हद तक लागू थी प्री कोरोना, प्री यूक्रेन। ये दो चीजों ने बहुत बड़ा अंतर डाल दिया है। कोरोना के पहले इंडिया पैडी प्रोडक्शन में, वीट प्रोडक्शन में सरप्लस था, और जिन चीजों की देश को जरूरत है, अब कोई भी घर में खाना बनाता है उसको क्या चाहिए, तेल, कुकिंग ऑयल। हमारा 85% कुकिंग ऑयल हम इंडोनेशिया, मलेशिया से ले रहे हैं। तो इसीलिए दलहन तिलहन की वो उस समय बात करते थे, फसल चक्र परिवर्तन की। भाई जो चीज जिसकी हमें जरूरत है वो हमको उगाना चाहिए, जो ऑलरेडी सरप्लस है। तो उन्होंने फसल चक्र परिवर्तन की उस समय बात कही थी, और उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पैडी इज इक्वल टू पॉवर्टी। कोरोना भारत सरकार का और अलग अलग राज्य सरकारों का जो पीडीएस में इनटेक है वो बढ़ गया। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन दुकानों में इसमें उसमें दिया जाता है, चावल बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो उसका इंटेक बढ़ गया। अगर आपको याद होगा कि 2019 की बात करूं, जब कोरोना बिल्कुल आने वाला था, उस समय भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन हुआ कि छत्तीसगढ़ में हम सेंट्रल पूल के लिए FCI के थ्रू 60 लाख मेट्रिक टन ही धान लेंगे, जबकि हमारा प्रोडक्शन 1 लाख। और बड़ी बहस भी हुई, यहाँ के मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, वहां पीयूष गोयल जी थे, मोदी जी थे, सब लोगों ने, मतलब उनके बीच काफी कुछ घमासान भी हुआ कि नहीं आपको तो पूरा लेना। तो बोले हम अगर पूरा लेते हैं आप तो हमारा मार्केट बिगाड़ दें। जब हम देश में उस समय 1800 में ले रहे हैं, आप वहां 2500 दोगे, तो ओडिशा का हमारा किसान वो क्यों हमको बेचेगा, वो तो आपको ही देगा।
मध्य प्रदेश का भी आएगा, तो आप पूरा ये जो मार्केट है इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये उनका लॉजिक। पर जैसे ही कोरोना आया सब लॉजिक खत्म। प्रधानमंत्री वो कौन सी खतियान योजना चली, हर घर में देना ही है इतना चावल, तो उन्होंने इसीलिए पूरा का पूरा चावल लिया। 1 लाख, अभी 1 लाख से और बढ़ गया है मेट्रिक टन में, 1 लाख शायद 10,000 20,000 इस साल 1,12,000 हो गए। तो ये बढ़ता गया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है, उन्होंने चालू कर दिया सबको देना, तो पूरा ही उनको खरीदना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर बना कि अब पैडी क्यों इतना प्रॉफिटेबल हो गया। और दूसरा युद्ध, पहले ये था कि हम इंपोर्टेड राइस ज्यादा सस्ता होने लगा। पीडीएस में जो चावल जा रहा है किसानों का, जो सरकार खरीद रही है, इतना वेस्टफुल पीडीएस बनाया है छत्तीसगढ़ में। 1 किलो जो चावल सरकार को सुधार पड़ रहा है, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, धान का वो कस्टम मिलिंग, उसका भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला लेंगे तो 1 किलो चावल सरकार को 100 रुपया का पड़ रहा है, 1 किलो चावल। और कौन सी क्वालिटी का चावल देते हैं पीडीएस में? अगर 100 रुपया मैं उस किसान को या नीडी परिवार को दे दूं कि तुम्हें जो चावल लेना है मार्केट से ले लो, उसको कहीं बेटर चावल वहां से मिल जाए। तो हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, ये जो कंडीशंस पोस्ट जो कोविड हुआ, यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है, वहां यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया के बाद, अगर देखें वीट का खासकर, तो वो अपना माल नहीं बेच पा रहा है, शॉर्टेज है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए अभी ऐसे फैक्टर्स हैं, पर ये फैक्टर्स हमेशा नहीं रहे। तो प्लान बी के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, दूरदृष्टि रखनी चाहिए। आपने शराब बंदी को लेकर के बात कही कि शराब की दुकानों की जगह दूध की दुकानें होंगी। आपने इसका एक फॉर्मूला भी बताया कि शराब से अगर 6 से 7 हजार करोड़ की कमाई हो रही है, तो दूध से 35,000 करोड़ की कमाई गुजरात की अमूल सहकारिता समिति कर रही है। मसला केवल इस यहाँ प्रॉफिट का नहीं है, यहाँ शौक का भी मसला है। क्या छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया जा सकता है? क्योंकि शराब जो है आदिवासी परंपरा का एक हिस्सा है और आदिवासी बाहुल्य सीटों की संख्या कम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका ये जो मास्टर स्ट्रोक है, तो ऐसा नहीं लगता कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है इस चुनाव में? सामाजिक जागरूकता हर समाज में आ रही है। आपकी ये जो घोषणा है जगह जगह दूध के केंद्र खोलने वाली, ये कितनी व्यवहार है? बिल्कुल कन्विंस कैसे होंगे लोग आपके पास? इसके लिए 2003 में जब मेरे पिताजी की सरकार थी, तब कुरियन साहब जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो पूरे देश में लेके आए, वर्गीज जी तो मेन थे, उनके जो एमडी थे उस समय वो रिटायर हो चुके थे, उसके कुरियन अमूल के, तो वो आए और उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। अभी भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन या दुग्ध क्रांति छत्तीसगढ़ में ला सकते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि अब एकदम से कोई नई चीज करनी है तो पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करना तो व्यवहारिक है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मरवाही जो हमारा गृह क्षेत्र है, उसके पकरिया गांव को आइडेंटिफाई किया था और एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया था। फिर सरकार बदली और ऐसा कि होता है, जो पुरानी योजना है वो बंद हो गई। पर देयर इज अ मॉडल कि किस प्रकार से हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध क्रांति छत्तीसगढ़ में ला सकते हैं। डिटेल्स क्या है, अब मैं सब कुछ, तो क्या है कि 2018 का चुनाव हुआ था, हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने फिर से शपथ पत्र बनाया था, उसमें कहा था किसानों का कर्जा माफ, सेकेंड पॉइंट था बिजली बिल हाफ, तीसरा पॉइंट था 2500 धान का समर्थन नहीं। क्या हुआ? 6 महीने बाद कांग्रेस पार्टी का
जब घोषणा पत्र आया, जो शपथ पत्र था उसको फोटोकॉपी कर दिया, केवल टाइटल बदल दिया। अरे 2500 का आप 2400 करते, 2600 करते, वही 2500। बिजली बिल आप माफ कर देते, पर हाफ ही दिया। पूरी की पूरी नकल की गई। पर जैसा कि हर स्टूडेंट जानता है, नकल करने में भी अकल की जरूरत है, और ये अकल का अभाव इस सरकार में हर मोर्चे में देखने को मिला है। इस बात तो आप खुश होंगे, कांग्रेस 3600 बोला, आपने 4000 बोला। अभी कांग्रेस में देखिए कोई घोषणा पत्र नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि इस बार भी जो नकल करने की आदत है वो नहीं जाने वाली। क्योंकि आपने जो राजनीतिक दूसरी पारी एक तरीके से अंतराल के बाद उसकी शुरुआत पाटन से की है, जो सीएम का सीट है। आपके पिताजी ने रमन सिंह को सूचना दी थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ जिस तरीके की भीड़ आपकी सभाओं में जुट रही है, उससे क्या ये माना जाए कि आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पर हमें और छत्तीसगढ़ की जनता को अब बहुत सख्त जरूरत है एक नए विकल्प की। दोनों को अब देख लिया है, और अब दोनों को, मतलब इन दोनों की अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जब चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं डॉक्टर रमन सिंह को जेल में भेज दूंगा। कोई बीजेपी का नेता गया जेल? अभी 5 साल हो गया। इन्होंने ईडी का 16,000 पन्ने का भी एक चार्जशीट में पढ़ के आया हूं मैंने, वो उनका पीडीएफ था, तो कंट्रोल एफ करके जस्ट कि मुख्यमंत्री शब्द का कितनी बार उल्लेख है, 14,000 से ज्यादा उल्लेख उस चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का है चार्जशीट में। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? तो आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। ये एक लूरा कुश्ती हो रही है। जेल कोई नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? मतलब दिन में खूब प्रहार वार और रात को प्यार। ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है तो क्या है? जी, आप हर चुनाव के पहले कभी पिछले चुनाव के समय जैसे हुआ कि कल 2 चुनाव लड़ेंगे, आपकी तरफ से स्टेटमेंट का घोषणा करिए, वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो इस चुनाव के पहले आप बड़े लोगों को ललकारने का जो प्रक्रम करते हैं, उसके बाद जब जहां से आपको चुनाव लड़ना वहीं से लड़ते हैं। क्या इस बार पाटन वाकई में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी देखिए, पिछली बार हम लोगों ने गलती कर दी थी, इसका मुझे भी एहसास है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, कि 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमने टिकट की घोषणा कर दी, कौन हमारा प्रत्याशी रहेगा, ये सोचते कि उसको बड़ा टाइम मिलेगा। पर आज की तारीख में मैं, जैसा आपका वो जिंगल था कि क्या कितने राज तीरंदाज आ गया, आप खुलेंगे सब राज, तो एक राज मैं भी खोल रहा हूं कि हमारी पार्टी में 90 सीटों में जितने आवेदन आए, 80% आवेदन तो कांग्रेसियों और भाजपाइयों के हैं। कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हमारी तो पूरी तैयारी होगी। तो इन लोगों को तय करना है किसको दे रहे हैं, हमारा तो लगभग सिस्टम चल रहा है। कांग्रेस का हमेशा एक आरोप रहा है कि जो भी कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम। मैंने कई बार बोला है, हर मंच पे बोला है कि अमित जोगी विल प्रिफर अ बैड कांग्रेस गवर्नमेंट टू अ गुड बीजेपी गवर्नमेंट। मैं एक बुरी कांग्रेस सरकार को पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार, क्योंकि बीजेपी और हमारा डीएनए जो है वो मेल खाएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद जोगी जी। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलो डॉक्टर साहब, मेरे हेलो भैया, मेरा आपसे प्रश्न है। मैं मेघराज शिवानंद यादव, प्रशिक्षक पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी हम बहुत अधिक देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में बाहरी बात और भीतरी बात, मतलब छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की बात दोनों ही दलों में अब देखने को मिल रही है।
आप उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं, आपका क्या स्टैंड है उस पर, मैं ये जानना चाहूंगा। क्योंकि सरकार को, जो अभी वर्तमान में सरकार है, अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार बोलते हैं। मैं तो जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि हर चीज में वो मेरे पिताजी की कॉपी कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे मैंने पहले कहा, अकल में अकल वो नहीं है। तो अभी राज्यसभा में भेजने की बात आई, 2 सांसदों का नंबर लगा छत्तीसगढ़ से, किन किन को भेजा? बिहार के पप्पू यादव जी की पत्नी, उत्तर प्रदेश से राजीव शुक्ला, मतलब 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ियों में एक भी आदमी उपयुक्त नहीं समझा। तो केवल बेड़ी पे चढ़ जाना या खुद को सौटा मरवा देना या भौरा खेल लेना, तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हो गया। अरे जब आपको छत्तीसगढ़ के लिए लड़ना चाहिए, यही आपके इस जिले में भिलाई में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, मेरे पिताजी ने क्या मांग रखी? अटल जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पर ये उन्होंने नहीं कहा कि जितना हमने आपसे मांगा उससे दुगना मिला, हम लोग तो बड़े संतुष्ट हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अटल जी आप आए हैं, आप दिल्ली में एम्स बनाए हो, यहां मुझको एम्स चाहिए। दूसरी बार आए, अटल जी आप यहां से पूरा मेरा लोहा लेकर रहे हो, यहां स्टील प्लांट खोलना पड़ेगा, नगर नाम में एनएमडीसी का स्टील प्लांट खोलेगा, जमीन मैं दूंगा, नहीं तो फिर यहां से कोई लोहा कोयला आपको हम ले जाने नहीं देंगे। मिला। बिलासपुर आए, हमने एनटीपीसी का सुपर थर्मल उनसे मांगी, वे तो मांगते भी नहीं है। यहां बैठ के बस स्टेटमेंट देना, हमारे साथ बड़ा प्रियंका जी आती है कि केंद्र की सारी नीतियां गलत है, छत्तीसगढ़ के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है, पर जब खुद मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, उप मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, तो बोलती बंद क्यों हो जाती है, मुंह में साइलेंसर क्यों लग जाता है? अरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आप बात कह रहे हैं यादव जी, तो लड़ना भी तो पड़ेगा उसके लिए। एक और विषय है, अभी मौजूदा समय पे 0.77% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 0.77%। कितना प्रतिशत आप सहमत हैं इस आंकड़े को मौजूदा सरकार के लिए? ये जो आंकड़ा आया है, आंकड़ाबाजी वाला आंकड़ा है। मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार ने बोला 150 दिन का सबको काम की गारंटी, 100 दिन भारत सरकार दे रही है, 50 दिन ये दे रही है। मनरेगा के वर्कर्स को भी इंक्लूड करके जो आपने जो फुल टाइम एम्प्लॉय है उसकी तो बात करेंगे। अब क्या एक गुजरात की निजी संस्था है CSMR, जो आपने इसके पहले बोला था कुछ नीति आयोग का डेटा, वो नीति आयोग का नहीं है, वो एक अलग एजेंसी है CSMR। अब ये गुजरात की है और इट इज अ प्राइवेट कंपनी जो उसको कमीशन करता है, उसके लिए डेटा जनरेट करते हैं। अब कितना रिलायबल है मेरे को तो नहीं मालूम, पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक फिगर हमारे पास है, आपने बोला 0.77। अरे यहां पर जितने जिला कार्यालय हैं सब में एक रोजगार शाखा है, वहां लोग जो बेरोजगार हैं उन्होंने अपना पंजीयन कराया है। विधानसभा में मेरी मां ने मुख्यमंत्री जी से एक सवाल किया कि भाई आपके जितने भी रोजगार कार्यालय हैं उसमें कितने लोगों का पंजीयन हुआ है, मतलब प्रदेश में कितने पंजीकृत बेरोजगार? 22 लाख। तो क्या हम 0.77 को मांगेंगे, या जो 22 लाख लोगों ने आवेदन किया है, अपना पंजीयन कराया है, और अभी 4 साल 11 महीने तो बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों की कोई सुध नहीं। अभी चुनाव आ गया, नहीं हम देंगे 2500, और देना भी चालू नहीं किया, उसके पहले होर्डिंग लग गए कि हम तो दे दिए। अब आप 2500 कितने लोगों को दे रहे हैं? 70,000 लोग। मतलब 100 में आपकी जो पंजीकृत उसमें 500 भी नहीं मिल रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा और घूट रहे हैं। वाह भाई, भाई अभी मैं आते आते देख रहा था कि 80,000 लोगों को उर्दू भी फोटो लगा उनका सरकारी विज्ञापन जो है। तो अब मुझे नहीं मालूम कितनों को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पर जो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला
अरे जब आपकी सरकार ये बोल रही है 22 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है बेरोजगार, उनको तो देना चाहिए। शराबबंदी को लेकर बहुत सारे प्रश्न सवाल किए जाते हैं सरकार से, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और क्योंकि आदिवासियों का एक अभिन्न अंग है, तो क्या आप ऐसी कोई घोषणा पत्र में करेंगे जो राशन कार्ड में बिकने लग गया शराब, तो दोनों तकनीकी खामियां दूरी हो जाए? मैदानी इलाकों में तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमने साफ साफ इस समय भी कहा मैदानी इलाकों में शराबबंदी की जाएगी, और इन फेज में जो शेड्यूल्ड एरियाज है उसमें भी हम लोग फेज मैनर में नगरीय निकाय, नगर पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, वहां जो है वहां से चालू करके, हमें लगता है कि जैसे गुजरात में हुआ है बाकी प्रदेशों में भी हुआ है, ये होगा। पर ये कह देना कि कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अरे आप ट्राई तो करिए। पर आज शराब के कारण रोज छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, रेप हो रहा है, ये स्थिति हो गई। इन सब के पीछे अगर कोई चीज है, ये शराब, ये नशा, जिस पर की बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अब बेहद जरूरी हो गया है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई, उत्तर प्रदेश में हर 100 की आबादी में 7 लोगों को शराब पीने की आदत है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, 32 जो अल्कोहल प्रेवलेंस रेट है आज पूरे देश में। इसके पहले जब हुआ था सर्वे 2018 में, शायद कोरोना के पहले से 2 साल बाद हो गया, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को, उसमें हम लोग देश में दूसरे स्थान पे थे। अब बड़े गर्व के साथ अल्कोहल प्रिविलेज रेट में हम नंबर 1 हो गए। बाकी चीज में नंबर 1 हुए नहीं हुए, करुणाओं की संख्या में आपने छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बना दिया। अभी जी मेरा एक सवाल है, वैसे तो मैं पैनल मेंबर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए। अभी पूरे चर्चा के दौरान मेरे ख्याल से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही चर्चा नहीं हुई। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या योजना? देखिए, छत्तीसगढ़ में आप भी बहुत अच्छा अस्पताल चला रहे हैं। मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू रूरल, ग्रामीण चिकित्सा। डॉक्टर साहब, आपने 5 साल MBBS किया, उसके बाद 3 साल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 4 साल आपने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया होगा। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि आप अबुझमाड़ में जाके सेवाएं दें, आप जाएंगे क्या? इसीलिए उस समय मेरे पिताजी ने बहुत सोच समझ के 2 योजनाएं चालू करी थी, जो आज पूरे देश में लागू होने की उसको जरूरत है। दोनों की वैधानिकता पे प्रश्न उठा था। एक तो मितानिन, पहली बार हर गांव में मितानिन पूरे भारत के इतिहास में उस समय छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। उसका नाम उन्होंने क्या, आशा वर्कर्स कर दिया, और आज पूरे देश में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां मितानिन नहीं है। दूसरा, आप तो जाओगे नहीं अबुझमाड़, लेकिन जो त्रिवर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम, और मैं आपको एक और राज खोल रहा हूं कि जब ये 3 ईयर मेडिकल कोर्स, जिसको लोग अब जो भी डॉक्टर बोलते हैं, वो जब चालू हुआ था तो 2 लोगों ने उसका जम के विरोध किया था। उसमें सबसे पहली जो थी वो मेरी मां, खुद मेडिकल डॉक्टर है। उन्होंने कहा, आपने क्या डॉक्टर मतलब 3 साल जो पढ़ेगा उसको भी डॉक्टर, और हम लोग जो पूरा 14-15 साल पढ़े हैं उनको भी डॉक्टर, हमको आप समान कर देंगे? तो ये जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर वाला जो कोर्स था, 3 वर्षीय डॉक्टरी पाठ्यक्रम, उसका मम्मी ने विरोध किया। पर आज वो भी मानती हैं, और डॉक्टर साहब आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि आज 80% जो डॉक्टर्स रूरल हेल्थ केयर में है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो,
उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वो जोगी डॉक्टर ही है, जो फ्रंट लाइन पे, वो मिताली नहीं है, जो फ्रंट लाइन पे। और आज हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज 80% पोस्ट और डॉक्टर्स आर वेटिंग 80%। ये अभी लेटेस्ट विधानसभा में जो स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, उसको आप कैसे भरोगे? रियलिस्टिक बने। आप जो एमबीबीएस एमडी किए हैं, जिनको एक सर्टेन लाइफस्टाइल, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस सिंह जी, उनके जिले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला अंबिकापुर में, और मैंने पढ़ा कहीं कि जो दिल्ली से टीम आती है उनको मान्यता देती है। अब इट इज एनसीएम, नेशनल काउंसिल, एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, तो एमसीआई हुआ करती थी, वो आई थी, उसको 0 ईयर घोषित कर दिया। तो हमने उनको फोन लगाया, हमने कहा आपके क्षेत्र में आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर के एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेडिकल कॉलेज है उसको 0 ईयर कर दिया, बच्चों का तो पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया। तो बोले इसमें मेरी क्या जाती है, वहां न्यूरोलॉजी का कोर्स होना है, शायद 4th ईयर या किसमें न्यूरोलॉजी पढ़ाई जाती है एमबीबीएस के बच्चों, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट वहां पे रहना पड़ेगा जो उनको पढ़ा सके। अब कोई आगे को तैयार है, वो हैदराबाद की किसी अस्पताल से न्यूरोलॉजिस्ट को लेके आए, 5 लाख उसको दिए, वो 2 महीने रहा, उसके बाद बोला कि मैं वहां 50,000 कमा रहा हूं, पर वहां मैं सुख चैन से जी रहा हूं, यहां तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं है। वो चल दिया वापस, बच्चों का तो ईयर वेस्ट हो गया। तो रूरल हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके लिए ये 3 ईयर मेडिकल कोर्स बहुत जरूरी है, मितालिम्स बहुत जरूरी है। और जो एक हम लोग प्रशांत किशोर का आप लोगों ने नाम सबने सुना है, उनको पॉलिटिकल जीनियस बोलते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस उन्होंने जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा। उनका एक्सपर्टीज, रियल एक्सपर्टीज पब्लिक हेल्थ है, और उन्होंने अपना एक प्लान मेरे साथ साझा किया है, जो मैंने अपने 10 कदम में लिया है। बोले इंडिया एक सुपर पावर, ग्लोबल पावर बन गया, हम लोग अगर दिल्ली में एम्स खोल सकते हैं, तो देश के जो 550 जिले हैं, क्या उसमें एम्स नहीं खोल सकते? तो मैं 550 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, बट एट गवर्नमेंट कॉस्ट। हम लोग, जैसे मेरे पिताजी ने एम्स रायपुर में खुलवाया, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा एम्स की तर्ज पर। जितने भी रिटायर्ड डायरेक्टर्स हैं अलग अलग एम्स की, उनकी टीम, उनकी निगरानी सेटअप करेगी एम्स मेडिकल कॉलेज, जिसमें हम मेडिकल, पैरामेडिकल, रूरल मेडिकल हेल्थ केयर, इन सब की वहां पे ट्रेनिंग देंगे, ताकि भविष्य के लिए भी ये डॉक्टर्स आते रहे, एक पाइपलाइन बन जाए। और उसमें केजरीवाल जी की मैं तारीफ करता हूँ, दिल्ली में उन्होंने किया और कोई भेदभाव नहीं किया। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जब मेरी मां मेदांता में थी, मुझसे मिलने आए, कहा कहाँ रहते हैं आप? तो बोले यही गुड़गांव में हमने अपना वो बनाया था। इतना बढ़िया है, गुड़गांव में तो इतने बड़े बड़े अच्छे अस्पताल भी हो गए हैं, स्कूल भी अच्छे हो गए। तो बोले नहीं, मैं अस्पताल वाला जो इलाज है वो दिल्ली में जाके करा। क्यों? तो बोले वहां सब फ्री। हमने कहा आपके लिए भी फ्री? हाँ। तो हम लोग जो भी गरीब है या अमीर है, जो ये मेडिकल कॉलेजेस, आज क्या होता है, अब जैसे मैं अपने जिले की बात करूं, वो वहां गया जिला अस्पताल, उसको रिफर कर दिया बिलासपुर, बिलासपुर से उसको रिफर कर दिया रायपुर। इतना वो रिफर होते होते जाता है, इलाज होता है नहीं होता है, फिर अल्टीमेटली आप जैसे ही अस्पतालों में जाना पड़ता है जहां उसका कोई बेहतर इलाज हो पाए। आपका जितना खर्चा है, आपका जितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा अभी सरकार कर रही है। पर क्या रिजल्ट दे पा रही है? लोग क्यों नहीं जाना चाहते सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल बनेंगे और टर्शरी केयर, अगर आप बीमार हैं तो आपको केवल अपने जिला मुख्यालय तक जाना है, उसके आगे कोई रेफरल नहीं। जो भी इलाज है हम वहां करें, जिला मुख्यालयों तक जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कैसे ले जाऊंगा, वो मेरा काम। अमित भाई, मैं बधाई देना चाहता हूँ, जोड़ी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में मैंने बहुत कम लोगों का ऐसा विजन हेल्थ को लेकर देखा है।
योगी साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पार्टी छोड़कर कार्यकर्ता पदाधिकारी क्यों जा रहे हैं? दूसरा चीज, आप कांग्रेस और बीजेपी के लिस्ट को देख रहे हैं, क्या इनके लोग जब कांग्रेस जो भी पार्टी में आएंगे तब आप उनको टिकट देंगे, अपने पुराने लोग साथी को टिकट देंगे? कमलनाथ जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मध्य प्रदेश लोगों का पुराना राज्य, मुख्यमंत्री थे, अपनी सरकार बचाना। कमलनाथ जी किसी भी मायने में किसी से कम नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार नहीं बचा पाए, उनके विधायक कब कहां कहां बेंगलोर पहुंच गया कुछ पता ही नहीं चला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी वो सीएम थे, कब उनके 40-50 विधायक गुवाहाटी पहुंच गए उनको नहीं पता चला, उनके पास तो सारे तंत्र थे। पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है हमारी, तो अभी 2016 में बनी, 7 साल नहीं हुए बोल, उनकी पार्टी 56 साल पुरानी शिवसेना, वो पार्टी नहीं बचा पाए, पार्टी चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाए। तो ये जो 4 साल रहे हैं, हमारी पार्टी पर नई नई पार्टी थी, हम तो मुख्यमंत्री है ना, सरकार में है ना, पैसा है ना कुछ है, तो हमारे ऊपर खूब प्रहार हुए। ऑपरेशन पंजाब भी चला, ऑपरेशन लोटस भी चला, नेता इधर से उधर होते रहे, लेकिन पार्टी का अस्तित्व आज भी बरकरार है। 1 साल पहले मुझे बहुत कठोर कदम उठाना पड़ा, अपने ही विधायक दल के नेता को पार्टी से बाहर करना पड़ा, पर मैंने किया और ये बोलिए कि नहीं तो फिर हम बीजेपी के हिस्सा बन जाएंगे, छत्तीसगढ़ से भी क्षेत्रीय विकल्प जो है गायब हो जाए। तो पार्टी कम से कम हमने बचाई थी। और रही आप बोल रहे हो कांग्रेसी आएंगे, भाजपा आएंगे, तो मैंने कहा है कि जो 80% दावेदार है हम लोग करेंगे। और मैं अपने आप को मतलब एक पार्टी के नेता के रूप में नहीं देखता। यहां अधिकांश जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में, अब इतना समय हो गया है हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में कि लगभग सभी से, चाहे वो किसी भी दल में हो, हमारा पार्टी वाला रिश्ता नहीं है, लोगों के साथ हमारा परिवार वाला रिश्ता है। जोगी जी और छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश लोग, मेरे पिताजी में यह खूबी थी कि हर विधानसभा में कम से कम 50,000 लोगों का जो नाम और वो एक बार किसी से मिलने तो भूल गए। अब मैं उनके जैसा नहीं हूं, पर उनके जैसा बनने की मेरे में इच्छा शक्ति तो है। तो मैं एक, ये छोटा सा प्रदेश है, हम लोग सबसे परिवार के रूप में, पार्टी अपनी जगह है, दल अपनी जगह है, इनके संबंध वो बने रहने चाहिए। बहुत भैया, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे विचारक हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, समाज के क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। जिस तरह से आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जा रहे हैं और बड़ी तेजी से हिंदी मीडियम के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, आप आने वाले परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे? सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा भी था कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई थी 5+3+3+4, इस शिक्षा नीति को सर अभी तक छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है। तो क्या आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या इस शिक्षा नीति को आप लागू करेंगे, क्योंकि कर्नाटक और कई जगह में शिक्षा नीति लागू हो चुकी है? मैं जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कोरोना काल में सब कैसे पास हुए सब जान रहे हैं, उनको डराना नहीं चाहता हूँ, उनको केवल ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2001 में जब जोगी सरकार थी, हम लोगों ने सारे स्कूल फर्स्ट क्लास से इंग्लिश मीडियम कंपलसरी कर दिया, फर्स्ट क्लास से इंग्लिश मीडियम। और दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कैसे सीजीपीएससी काम कर रहा है, वही हाल लगभग सीजी बोर्ड का भी था। तो पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का शासकीय स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीबीएसई को सौंप दिया। सीबीएसई पूरे इंडिया में, वो तो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मतलब इट्स ड्राइविंग फोर्स। हमने यहां अपना बोर्ड बंद कर दिया, इंग्लिश मीडियम किया, और उनको भाई जो हमसे अगर कोई बेहतर काम कर सकता है, हमारा ये काम है जो मुझको लगता है शिक्षा में। मैं इस मामले में, मेरे पिताजी के मित्र थे
YSR रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के, उनके लड़के मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो मॉडल किया कि बच्चा अपनी योग्यता के हिसाब कहीं पर भी पढ़ना चाहे, हार्वर्ड में उसका हो जाए एडमिशन, पैसे के कारण उसको पढ़ाई से हम नहीं रोकेंगे, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। ये एक चीज जो मैं इस मन से बोलना चाहता हूं कि गरीब है इसलिए वो नहीं पढ़ पा रहा। अगर उसका सिलेक्शन यहां के बड़े स्कूल में हो गया जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, तो वहां उसका सिलेक्शन हो गया, पूरा पैसा हम देंगे। ये एक जवाहर उत्कर्ष योजना मेरे पिताजी ने चालू करी थी, आपको तो याद होगा। उसी के पैटर्न पे फिर 2006 में RTE आया, राइट टू एजुकेशन। पर जवाहर उत्कर्ष छात्र योजना में भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको राजकुमार कॉलेज में पढ़ाया जाए, उनको DPS में पढ़ाया जाए, उनको श्री कृष्णा में पढ़ाया जाए, जहां बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे, और खर्चा जो है वो सरकार को। वही कॉन्सेप्ट RTE में फिर इंप्लीमेंट भी हुआ। तो पढ़ाई पैसे के अभाव में पढ़ाई से के लिए कोई भी छात्र छत्तीसगढ़ का वंचित नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। छत्तीसगढ़िया नाम छत्तीसगढ़िया की बात होती है तो हमें दुख लगता है कि मैं 55 साल मेरा यहाँ पे पैदाइश हुआ, मेरे पिताजी बहुत पहले आए, मेरा स्टील प्लांट में काम किए, आज मेरे बच्चे यही जन्म लिए, तो किसको आप छत्तीसगढ़िया और नाम छत्तीसगढ़िया बोलेंगे? सर मेरा ये जो आपका प्रश्न है इसका जवाब तो बहुत पहले मिल चुका है। जब हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, जो पहला संसदीय क्षेत्र था उस समय झारखंड भी बना था, आपको याद होगा। वहां उनका डोमिसाइल एक्ट आया, राज्य 2 भागों में बढ़ गया। तब मेरे पिताजी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि जो स्वर्गीय खूबचंद बघेल जी वो जो परिभाषा देके गए हैं छत्तीसगढ़ियों की, वही छत्तीसगढ़ में लागू होगी। जो छत्तीसगढ़ महातारी से प्यार करता है वो छत्तीसगढ़िया है, सबले बढ़िया। तो इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लीगल जो एस्पेक्ट्स है उस पे अभी जाने का वक्त भी नहीं है। और जो दूसरा आपका प्रश्न था, जिस राज्य से आप आते हैं, मैंने कहा वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने जो कानून पारित किया कि आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट में जितने भी जॉब्स 100% रिजर्वेशन फ्रॉम आंध्र, तेलुगु विद्या के लिए 100% आरक्षण उधर लागू हो गया है। इधर हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, किसको 16%, किसको 32%, 27%। अरे पहले सर्वसम्मति से ये कानून तो पारित हो कि छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था 100%, 95% आरक्षण तो लागू होना ही चाहिए ऑन डे 1। बहुत बहुत आभार अमित जोगी जी। आज आपकी बातें सुन के निश्चित रूप से बाकी जो 2 राजनीतिक पार्टियां हैं उनको निश्चित जरूर कहीं ना कहीं वो हिल रहे होंगे, क्योंकि जो आपने वादे किए हैं वो वादे जनता के लोगों के मन को छू रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो वादे कर रहे हैं वो सत्ता में आके हमारे लिए पूरी करें। अब मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ और शिरीष मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार अमित जोगी जी। आज आपकी बातें सुन के निश्चित रूप से बाकी जो 2 राजनीतिक पार्टियां हैं उनको निश्चित जरूर कहीं ना कहीं वो हिल रहे होंगे, क्योंकि जो आपने वादे किए हैं वो वादे जनता के लोगों के मन को छू रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो वादे कर रहे हैं वो सत्ता में आके हमारे लिए पूरी करें। अब मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ और शिरीष मिश्रा जी, संजय श्रीवास्तव जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद चर्चा की कड़ी में श्री संजय श्रीवास्तव जी का सम्मान अमित जोगी जी के द्वारा होना है। मैं मयंक जी से अनुरोध करूंगी कि वो अमित जोगी जी को एक तिरंदाज की ओर से एक मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करें।